तो गुड मॉर्निंग बच्चों। और जो फ्यूचर में एस्पायर कर रहे हैं आइजर या फिर नाइजर जाने के लिए, तो आईआईटी तुम लोग का 25 तारीख को है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रेप फॉर आइजर ने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के जो पीवाईक्यूज रहे हैं जो पिछले साल आईआईटीज में आए हैं, उनका हम लोगों ने एक सोल्यूशन का एक पीडीएफ पीडीएफ बनाया है। और अभी हम लोग तुमको वो सारे सॉल्यूशंस के थ्रू गो थ्रू करेंगे। और जो सारे टॉपिक्स हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है, उस पे ध्यान देंगे। तो अब अपना पहला चैप्टर पे चलते हैं। तो हम लोग अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट इज मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, इक्विलिब्रियम जिसमें अपना दोनों केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स पे ध्यान देंगे। तो बारी बारी से हम लोग सब पे गो थ्रू करेंगे ताकि तुम लोग का जो आईआईटी का जो प्रिपरेशन है वो और बेटर हो सके और तुम लोग हम लोग के साथ आइजर या फिर नाइजर में पढ़ सको। तो हम लोग अपना सबसे पहला और सबसे सिंपल चैप्टर पे जाते हैं जो कि अपना मोल कंसेप्ट है। तो मोल कंसेप्ट में तुमको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, लेकिन इसका अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन तुम्हारे यूनिटरी मेथड से बन जाएगा। कोशिश करो कि ज्यादा फॉर्मूलाज इसमें याद ना करो, यूनिटरी मेथड को सही से यूज करो और तुम बहुत सारे इसके क्वेश्चंस बना लोगे। तो अब इसका कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला होता है जो बेसिक्स है, तुम लोग रेशियो पढ़ते हो, जो एन का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू होता है वो तुम्हारा होता है गिवन मास बाय मोलर मास। थोड़ा हैंडराइटिंग का ध्यान रख लेना, मैं उसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ। जो कि अगेन तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन ए तुम्हारा क्या है, अवोगाड्रोस नंबर जो 6.022 into 10⁻23 है। और जो कि तुम्हारा अगेन किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। अभी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाला तभी यूज करना है जब हम लोग गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 22.4 लीटर। तो ये यहां तक ठीक है। अब इसमें एक कंफ्यूजन आ जाता है क्योंकि एग्जामिनर्स का क्या टेंडेंसी है कि वो एसटीपी और एनटीपी को इन्वेरिएबली यूज कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि एनटीपी का डेटा दिया हुआ रहता है पर वो एसटीपी का कंसिडर एसटीपी का वैल्यूज लेके क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करते हैं। तो एनटीपी और एसटीपी में एक छोटा सा सटल डिफरेंस होता है। एसटीपी जो तुम्हारा होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर डिफाइंड होता है, जबकि जो एनटीपी होता है तुम्हारा वो तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस पर डिफाइंड होता है। अब तुम्हें पता है कि जो आइडियल गैस लॉ होता है वो बोलता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अगर दोनों का टेम्परेचर अलग है तो दोनों का वॉल्यूम भी तो अलग होगा ना। तो जब तुम इस टेम्परेचर पे एसटीपी का वैल्यू दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन डालते हो तो तब तुम्हारा ये 22.4 लीटर आता है, जिसको तुम लोग हमेशा यूज करते हो। एनटीपी का केस में कुछ और होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 293 केल्विन। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो अलग आता है और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे 22.4 लीटर्स नहीं लिख सकते हैं। बट क्योंकि आजकल एनटीपी और एसटीपी को लोग सेम ही मानते हैं तो तुम लोग हमेशा ट्राई करो कि एसटीपी अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एसटीपी में सॉल्व करना है तो एसटीपी पे करो, नो डाउट। अगर एनटीपी का क्वेश्चन दिया हुआ है और एनटीपी के कंडीशंस पे आंसर नहीं आ रहा है तो तुम एसटीपी पे स्विच करके करना, तुम्हारा एसटीपी पे आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या ध्यान रखना है तुमको, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन याद रखने हैं। और जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है जो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है उसको ध्यान रखना है। ये जो कंसेंट्रेशन टर्म्स है ये हम लोग जब सॉल्यूशंस देखेंगे उस पर एक और बार देख लेंगे। पर अभी के लिए याद रखना कि ये डेफिनेशंस का इंपॉर्टेंस है, इनका डेफिनेशंस में कंफ्यूज मत होना। और स्पेशली यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हर सब्जेक्ट में, तो तुमको यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास इन अमोनियम सल्फेट इज क्लोजेस्ट टू। बड़ा आसान सा सवाल है, ये बहुत जल्दी बन जाना चाहिए। पर इसके लिए ट्रिक क्या है, तुमको अमोनियम सल्फेट का स्ट्रक्चर जानना होगा। तो अमोनियम आयन तुम्हारा होता है NH4+, और सल्फेट आयन होता है तुम्हारा SO4 2-। अब इसका जो साथ में जो करेस्पॉन्डिंग तुम्हारा ये बनेगा क्या बोलते हैं, सॉल्ट, तो उसको हम लोग लिखेंगे NH4 होल टू SO4। यहां तक सही है। अब NH4 को देखो, NH4 में 2 नाइट्रोजन है और 8 हाइड्रोजन है, और सल्फेट के कारण 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है।
अब तुमसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन कितना है और बाई मास में, मतलब मास को कंसिडरेशन में लेते हुए हमें इसे निकालना है। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन कितना है तुम्हारे पास, दो नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 AMU, तो दो का कितना होगा, 2 × 14, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 28 AMU। मैं यूनिट अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो लास्ट में कट ही जाएगा। अगर पूरा कंपाउंड का लोगे कंप्लीट, तो ये तुम्हारा कंप्लीट का हो जाएगा NH4 होल टू SO4। तो इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, दो नाइट्रोजन प्लस 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन प्लस एक सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन। ये 4 ऑक्सीजन है, इसको 40 मत समझना। अब क्या करना है, हम लोग को इस सबका सम लेते हैं। तो सबका सम लेंगे तो मेरा ये हो जाएगा 2 × 14 प्लस 8 × 1, हाइड्रोजन का एक मास होता है पर एटम, प्लस 32 × 1 प्लस 4 × 16। ये तुम्हारा हो जाएगा 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64। इसका सम करोगे तो कितना होगा, 140 आ जाएगा। 28 8 36, 36 32 64। हाँ, सॉरी सॉरी, इसका सम तुम्हारा 122 आएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो नाइट्रोजन तुम्हारा कितना है, 28 AMU है, और तुम्हारा टोटल मास कितना है, 122 AMU है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो आंसर होगा वो आएगा 28/122। अब 28/122 करोगे तो ये 21.21% कुछ आएगा, जो कि रफली तुम्हारा 21% के बराबर है। और क्वेश्चन को भी देखो, इसने एग्जैक्टली नहीं पूछा, इसने रफली पूछा है, और इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन तुम्हारा 21% होगा। इजी है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। A quantity has been measured to have a value of 0.00230 in some units. How many significant figures is the measured value है? अब मुझे पता है कि जब तुम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन देखते हो, तुम लोग पे बहुत सारा डाउट आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें, इसके इतने सारे नियम कानून है जिनका कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैं आज तुमको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ जिससे तुम सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे क्वेश्चन इजीली लगा सकते हो। तुमको कोई नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो, तुमको नंबर क्या दिया हुआ है, अच्छा थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 0.00230। फाइन, यहाँ पे डेसिमल है। अब क्या करो, इस डेसिमल पॉइंट को तुम भुला जाओ, तो तुम्हारे पास क्या नंबर है, 0.00230। अब मान लो ये नॉर्मली तुम्हारे पास ये नंबर दिया हुआ होता, तो तुम क्या ये आगे के जीरोस को कंसिडर करते? तुम अगर ये नंबर को पढ़ोगे तो ये नंबर तुम्हारे लिए क्या है, 230 है। पीछे के नंबर्स को तो कंसिडर करते हैं, राइट? पीछे के नंबर्स को अगर नहीं लोगे तो ये अलग नंबर बन जाएगा, 23 बन जाएगा। बट आगे के नंबर्स को तो तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो ना, क्योंकि जीरो मतलब 0.00230 तुम्हारा 230 के इक्विवेलेंट है। 230 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 है। तो इसका आंसर तुम्हारा बी होगा, जो कि अपना 3 है। समझ गए? सिंपल सा है। अगर बीच में डेसिमल है या कहीं और भी है, जैसे मान लो अभी तुम्हारा ये 2.3 होता, ठीक है, अब 2.3 है, तो इसका केस देखो, इसका फिर तुम डेसिमल हटा देते, तो ये तुम्हारा बन जाता है 23। 23 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। तो सारा नियम कानून तुम इसका भुला सकते हो। तुमको बस इस बात का ध्यान रखना है कि डेसिमल को हटाओ और वो नंबर देखो कि उसका क्या मतलब बनता है। लाइक इस जीरोस का वैल्यू नहीं रहता अगर ये नॉर्मली नंबर होता, ये 230 के इक्विवेलेंट होता, और इससे तुम्हारा स्ट्रेट अवे इसका आंसर 3 आ जाएगा। सेम अगर 2.3 होता, तुम डेसिमल हटाते, 23 बनता तो 2 होता। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे क्वेश्चंस ऐसे लग जाएंगे। अब अगला देखते हैं। In a chemical reaction, 2 moles of hydrogen gas react with 1 mole of oxygen to form water. How many moles of water are produced when 4 moles of hydrogen gas react with excess oxygen? तो तुम्हारा पहले इसका बेसिक रिएक्शन लिखते हैं, फिर इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि मोल्स में हो रही चीजें। अब इक्विवेलेंस हम लोग नहीं यूज करें कि हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पूरा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो तुम्हारा पहला आ जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन पे ध्यान देते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 बना दिए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 बना दिया। तब मेरा ये बैलेंस रिएक्शन है। इस क्वेश्चन में कभी कभी गड़बड़ क्या कर देते हैं लोग कि हाइड्रोजन का जो स्टेट है वो गैसियस है, ऑक्सीजन का स्टेट गैसियस है,
और लेकिन पानी का स्टेट लिक्विड है, अनलेस टेम्परेचर दिया हुआ हो कि हाँ 100 डिग्री के बियॉन्ड ये हो रहा है। तो याद रखना इसमें जो V/22.4 लीटर वाला फॉर्मूला था वो तुम यूज नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड स्टेट में है, वो केवल गैसेस के लिए है। अब क्वेश्चन देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ पानी बनाने के लिए। तो तुम्हारा यहाँ पे भी देखो स्टोइचियोमेट्री भी यही बोल रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन एटम तुम्हारा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ताकि पानी बने। पानी भी कितना बन रहा है, 2 मोल पानी बन रहा है, ये हमने बैलेंस करके निकाला। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑक्सीजन। मैंने क्या कहा था, मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस तुम यूनिटरी मेथड से लगा सकते हो। तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या आ रहा है कि 2 मोल H2 तुम्हारा 2 मोल पानी बना रहा है, ठीक है। तो अगर 1 मोल H2 होगा, यहाँ पे मोल लिख देता हूं, 1 मोल H2 होगा वो तुम्हारा 1 मोल पानी बनाएगा। सिमिलरली अगर तुम्हारा 4 मोल H2 होगा तो वो तुम्हारा 4 मोल पानी बनाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो अब हम लोग का इसका आंसर बी पड़ेगा, 4 मोल्स। इजी है। हमेशा कोशिश करना, इनफैक्ट तुम मोलैलिटी और मोलैरिटी के डेफिनेशन भी जब यूज कर रहे हो तब भी तुम यूनिटरी मेथड यूज करके बहुत टफ से भी टफ क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है। तो हम लोग अपना सेकंड चैप्टर जो क्लास 11th का है उसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जाते हैं। तो इस पे भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, तो अब हम लोग उसको देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे पहला बेसिक चीज तुम याद रखोगे कि एक एटम को दिखाते कैसे हैं। तो अगर एक एटम तुम्हारा एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर उसका एटॉमिक मास होता है यूजुअली। अब इसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे डेफिनेशंस बनते हैं, दैट इज तुम्हारे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो तुमको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सब पे तुम ध्यान दोगे। उसके बाद जो नॉर्मल फॉर्मूला है जो तुम्हारे एनर्जी का आता है कि E = H², उस पर ध्यान देना है। फिर जो 3 फॉर्मूलाज तुम्हारे हाइड्रोजन एटम के लिए आते हैं कि एनर्जी का तुम्हारा कितना होता है, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस पे ध्यान देना है और इसका यूनिट्स पे ध्यान देना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में तुमको बोलेगा कि जूल्स में कन्वर्ट करना है तो तुमको उस पर भी ध्यान देना है। सिमिलरली तुम्हारा जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो आता है तुम्हारा 0.529 n²/z। ये तुम्हारा आता है एंगस्ट्रॉम में। अगेन एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम तुम्हारा 10⁻⁻10 मीटर है। तुम अगेन इसको कन्वर्ट करने के लिए, मतलब तुम्हें अगर कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जो वेलोसिटी आता है इलेक्ट्रॉन का वो आता है तुम्हारा 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। तो अगेन तुम्हें ये फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ सकती है। ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड में होता है, तो ये तुम्हारे SI यूनिट में पहले से है तो तुमको इसको ज्यादा छेड़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ तक ठीक है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चंस, जैसे भी तुम लोग देखोगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे आते हैं जो कि बहुत बड़ा अच्छा खासा डिस्कवरी था। तो इसमें आता है कि जो मोमेंटम और जो पोजीशन का जो एरर है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा >h⁻² आता है, ठीक है। यहाँ पे h बार है और h बार तुम्हारा होता क्या है, h बार तुम्हारा h/2π होता है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल देखोगे तो ये तुम्हारा h/4π है, ठीक है। और ये आ जाएगा तुम्हारा ΔX इंटू ΔP, ये ठीक है। दूसरा तुमको लाइमन बाल्मर और पास्टन सीरीज ध्यान में रखना है और उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या सीरीज बनते हैं। तो ये अभी एक क्वेश्चन आएगा तब मैं उसको तुमको समझा दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आता है वो आता है ट्रांजिशन का, कि कितना, मतलब कितना वेवलेंथ का या फिर कितना फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट हो रहा है जब ट्रांजिशन होता है। तो उसका फॉर्मूला आता है तुम्हारा 1/λ जो कि रेडबर्ग ने दिया था, = R×Z²। Z तुम्हारा अगेन एटॉमिक नंबर है, 1/n1² - 1/n2²। अब इसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं कि n1 किसको लिए और n2 किसको लिए। तो ध्यान रखना हमेशा कि लैम्डा क्या है, तुम्हारा वेवलेंथ है। वेवलेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आर यहाँ पे पॉजिटिव है, एटॉमिक नंबर भी पॉजिटिव है, तो अंदर ये ब्रैकेट में जो भी खिचड़ी पका हुआ है वो भी तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए जो पहला टर्म है वो तुम्हारा दूसरा टर्म से बड़ा होना चाहिए, तभी ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। और ये बड़ा तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर छोटा हो। उसके लिए इस डिनोमिनेटर को छोटा होना होगा ताकि ये ज्यादा बड़ा
ठीक, तो N1 हमेशा तुम्हारा N2 से छोटा होगा। यहाँ तक ठीक है। एक और यहाँ पर ट्रिक होता है कि बहुत लोग R का वैल्यू याद कर देते हैं और फिर मतलब पछताते हैं, क्यों? क्योंकि तुमको हम 1/r का हमेशा जरूरत पड़ता है। जब तुम यहाँ पे लैम्डा निकालोगे तो तुमको 1/r तो घुमाना पड़ेगा ना। तो 1/r का वैल्यू याद रखो, वो तुम्हारा होता है 912 एंगस्ट्रॉम। अगेन एंगस्ट्रॉम है तो तुमको 10⁻⁻10 में बदलना पड़ेगा। चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। In Bohr's model of the hydrogen atom, the angular momentum of an electron in the nth orbit is quantized and given by L is equal to nh bar. What is the value of n for the first excited state? तो ये इन्फॉर्मेशन का पर से वैसा कुछ काम नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तुमको बस मतलब होता है ना ध्यान भटकाने के लिए है। तुमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है पर लोग इसमें सिली मिस्टेक कर देते हैं। फर्स्ट देखते हैं और खुशी खुशी 1 मार्क के आ जाते हैं। तो तुमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो n इज इक्वल टू 1 होता है हाइड्रोजन एटम का, वो उसका ग्राउंड स्टेट होता है। पर तुमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तुम्हारा 2 होगा, और 2 होगा तो तुम्हारा आंसर इसका बी होगा। ठीक है, अब अगला पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट वैलिड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम? तो ये बहुत अच्छा सवाल है जो तुम्हारा पूरा क्वांटम नंबर्स का थ्योरी चेक कर लेता है। तो उससे थोड़ा देख लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं। तो एन का जो वैल्यू है वो ठीक है। एल का जो वैल्यू होता है वो हमेशा n-1 तक ही जाता है, मतलब एल के जो भी वैल्यूज है वो n से छोटे होंगे। जैसे मान लो n तुम्हारा 1 है तो एल का वैल्यू 0 होता है। अगर वही n तुम्हारा 2 है तो एल का वैल्यू तुम्हारा 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, पर 2 नहीं हो सकता है। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 के लिए तुम्हारा एल का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो ये ऐसे चलता है। अब m की बात करें, m जो तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो वो तुम्हारा -L टू +L तक जाता है। ठीक है, और जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो लास्ट में मतलब प्रूव कर देता है कि कोई भी दो का क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का, तो इधर +½ होता है या फिर -½ होता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग चेक करेंगे। ध्यान रखना हमेशा कि जो L का जो वैल्यू है वो कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये बेसिक है। और फिर m का वैल्यू कैसे कर सकते हैं। तो पहला देखो, पहला में क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू 2 है, ठीक है, l का वैल्यू 1, ठीक है, m का वैल्यू -1 टू +1 जिसके बीच में 0 आता है, ठीक है, s का वैल्यू +½ चलो ये वैलिड। अगला देखो, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है जो कि इससे कम है, m का वैल्यू दिया हुआ है -3। इसमें क्या प्रॉब्लम है, m का वैल्यू l का -L टू +L होता है, मतलब -2 से +2 हो सकता था, मतलब -2 -1 0 +1 +2 हो सकता था, -3 पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब यही गलत है। थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। n का वैल्यू 4 दिया हुआ है, l का वैल्यू 3, 4 से छोटा है। m का वैल्यू होगा -3 टू +3, तो +2 बीच में आएगा, s का वैल्यू +½ लास्ट वाला में n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, l का वैल्यू 0, 1 से छोटा है, m का वैल्यू -L टू +L, -0 टू +0 जो कि 0 ही होता है, और s का वैल्यू -½ तो ये भी पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल नहीं है, बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका हम लोग का आंसर बी होगा। अब अगला जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स विल एक्सपीरियंस द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम? तो ये तुम्हारा एक अच्छा खासा कंसेप्ट को चेक कर रहा है कि जो शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब जो यहाँ पे 2s 2p 3s 3p मतलब जो 2 2 3 3 दिया हुआ है वो तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। तो इस कंसेप्ट को तुम्हारा चेक कर रहा है। तो होता क्या है कि जो तुम्हारा बीच में जो न्यूक्लियस है उसके पास में 1s होता है, उसके पास में मतलब 1s मतलब फर्स्ट ऑर्बिट होता है, 2 में सेकंड ऑर्बिट होता है, 3 में थर्ड ऑर्बिट होता है, और ऐसे होते रहता है। तो जितना ज्यादा तुम दूर जाते जाओगे उतना तुम्हारा शील्डिंग कम होते जाएगा, क्योंकि तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो ना, तो तुम मतलब न्यूक्लियस तुम पे उतना ही कम इफेक्ट डाल पाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है मेरे पास, 2s 2p 3s 3p। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, 2s और 2p, तो 3s और 3p तो अपना ऐसे ही चला गया। अब बचता है 2s और 2p। अब इसमें से कौन सा ज्यादा मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गेन करता है? तो एस का खास बात क्या है कि एस तुम्हारा न्यूक्लियस को चारों तरफ से सराउंडेड रखता है, जबकि वही जो पी होता है तो पी का तुम्हारा ऐसा बनता है, लाइक ऐसा 3 करस्पॉन्डिंग स्टेट्स बनते हैं। तो होता क्या है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, क्योंकि एस पूरा हर तरीके से न्यूक्लियस से घिरा हुआ रहता है, तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा मतलब चांसेस होता है कि एस को अफेक्ट कर सके, और इसलिए इसका आंसर तुम्हारा 2s होगा, क्योंकि 2s
मतलब पहला तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तुम बता दिए कि 3 वाले ऑप्शन मतलब 3s और 3p नहीं हो सकते हैं, और 2s और 2p में क्योंकि s का शेप सर्कुलर है तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस उसको अफेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो चारों तरफ से न्यूक्लियस मतलब चारों तरफ से उसको अफेक्ट कर सकता है। p के केस में वैसा है नहीं, क्योंकि वो डम्बल शेप का है, तो इसलिए इसका आंसर 2s होगा। अब अगला पे चलते हैं। According to Bohr's theory, the energy of an electron in the nth orbit of the hydrogen atom is given by En is equal to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, जो मैंने बोला था। वहां पे मैंने बोला था एन स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू 1 है, इसलिए इन्होंने वहां पे बाई एन स्क्वायर बस दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1 टू एन इज इक्वल टू 3। अब इसको करने का तुम्हारे पास दो तरीका है, या तो तुम दोनों बार n का वैल्यू निकालो और सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे वो ऑप्शन से तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का भी खेला है, तो तुमको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, जो वैल्यूज है वो याद कर लेना बेटर होता है, क्योंकि ये क्लासिकल क्वेश्चन है तो इसके वैल्यूज तुमको याद हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए 5 लाइन बना रहा हूँ जो कि तुम्हारी डिफरेंट एनर्जी स्टेट से करस्पॉन्ड करेंगे। तो ये तुम्हारा n इज इक्वल टू 1 का ग्राउंड स्टेट है, ये n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। अब तुमको सबके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, n का वैल्यू उस इक्वेशन में दैट इज En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर में डालोगे, और तुमको अलग अलग एनर्जीज के वैल्यू मिलेंगे। तो ये तुम्हारा आता है -13.6, ये वाला तुम्हारा आता है -3.4, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये आता है -1.51, ये आता है -0.85 एंड सो ऑन, ऐसे एनर्जीज के वैल्यू आते रहते हैं। अब तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसमें लाइमन बार्नर वाला भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 1 पे आ रहा है, 1 पे आके नीचे आ रहा है, मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो उसको हम लोग लाइमन बोलते हैं। अगर 2 पे आ रहा है कहीं से भी तो उसको बाल्मर बोलते हैं। 3 पे आ रहा है तो पास्चन बोलते हैं। 4th पे आ रहा है तो ब्रैकेट बोलते हैं। 5 पे आ रहा है तो पी फंड बोलते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 3 जा रहा है, 1 से 3 जा रहा है। अब तुमको 1 का भी एनर्जी पता है, तुमको 3 का भी एनर्जी पता है। अब यहाँ पे साइन का भी प्रॉब्लम है, तुमको थोड़ा साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो तुमको निकालना है कितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तुम 1 से 3 जा रहे हो तो तुमको डेल्टा ई निकालना है, और तुम्हारा डेल्टा ई हो जाएगा ई एफ माइनस ई आई। एनर्जी फाइनल कितना होगा तुम्हारा, तुम्हारा फाइनल एनर्जी कितना है, -1.51 माइनस -13.6। तो इसका तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि तुम्हारा बी ऑप्शन है। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक, हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये बहुत बचकाना सा सवाल है, लाइक इसमें तुमको बस डिवीजन करने आना चाहिए ना, उतना तुम्हारे लिए काफी होगा। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि तुम्हारा जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी है वो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार बाई 2, या फिर अलग शब्दों में कहो तो एच बाय 4 पाई होना चाहिए। ठीक है, अब तुमको क्या दिया हुआ, लाइक अनसर्टेनिटी इन पोजिशन दिया हुआ है, तुमको इसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी निकालना है, मतलब तुमको डेल्टा पी निकालना है। तो यहाँ से तुम्हारा डेल्टा पी कितना आ जाएगा, डेल्टा पी तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार, सॉरी एच बार नहीं, एच बार बाई 2, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यहाँ पे भी डेल्टा एक्स होगा, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स होगा। तो सिमिलर से तुमको एच का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है ना, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। डेल्टा एक्स का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, तुमको जस्ट ये वैल्यू प्लग इन करना है, तुम्हारा डेल्टा पी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो इनइक्वालिटी आ रहा है वो बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है, तो एटलीस्ट कितना हो सकता है, जो बराबर वाला केस होगा तुम्हारा ये वाला पूरा टर्म होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का टॉपिक आता है जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं, और मुझे पता है कि वो चैप्टर जिसे तुम लोग बहुत ज्यादा डरते हो। इस चैप्टर में तुमको कुछ कुछ खास बातें याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुमको डेल्टा जी का कंसेप्ट याद रखना है, जो कि तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी है।
स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी को तुम्हारा 0 से छोटा होना होता है या फिर डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए। बाकी जो सारे प्रोसेसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, तुमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। लाइक जो तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें तुम्हारा डेल्टा डी टी तुम्हारा 0 होता है। जो तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो डीवी 0 होता है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो डीपी 0 होता है। एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता है तो डीक्यू 0 होता है। और लास्ट में पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जिसमें पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका इक्वेशन होता है। तो तुमको इनके चारों की जो इनिशियल कंडीशंस होते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए। बाकी मैंने स्पॉन्टेनिटी के लिए कहा कि डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए। और जो डेल्टा जी नॉट है जो दैट इज तुम्हारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो इस पे क्वेश्चंस आए हैं। तो इस पे तुमको जानबूझ के खास ध्यान देना पड़ेगा। तो इस दो डेल्टा जी नॉट का तुम्हारा जो वैल्यू होता है वो तुम्हारा -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम है वो तुम्हारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला के होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग कोई इक्वेशन लिख रहे होते हैं और यहाँ पे अगर के इक्विलिब्रियम की जगह क्यू लिख दिया, लाइक दैट इज रिएक्शन कोशेंट, जो तुम्हारा कोई भी मतलब रिएक्शन का कोई भी स्टेप में जब तुम मतलब कि इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिखते हो तो तुम्हारा एक रिएक्शन कोशेंट आता है। तो उसको जब लिखोगे तब तुम्हारा डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी का डिफरेंस आता है। तो याद रखना कि यहाँ पे जो तुम लिख रहे हो तुम्हारा के इक्विलिब्रियम है। और तुमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी दिमाग में रखना है, जो तुम्हारा डेल्टा ई, थोड़ा ई जैसा लगने दो इसको, तो डेल्टा, एक मिनट, हाँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तुमको इस पे भी ध्यान रखना है। जब वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो उसका सिंबल नेगेटिव लोगे, वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो उसका सिंबल पॉजिटिव लोगे। जब हीट रिलीज होगा तो ये नेगेटिव होगा, और जब हीट अब्सॉर्ब्ड होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये तुमको पूरा साइन कन्वेंशन अच्छा से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, स्पेशली फिजिक्स के कारण भी, क्योंकि उसमें साइन कन्वेंशन थोड़े उल्टे हैं। ठीक है, तो तुमको ये साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, फॉर सर्टेन रिएक्शन दी चेंज इन एंथैल्पी, मतलब तुमको डेल्टा एच दिया हुआ है और वो है तुम्हारा 30,000 जूल। 30,000 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 किलो जूल लिखा हुआ है। एंड द चेंज इन एंट्रोपी, तो तुम्हारा डेल्टा एस वो कितना दिया हुआ है? 60 जूल पर केल्विन। ठीक है, डिटरमाइन द टेम्परेचर अबव विच द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का कंडीशन क्या था? डेल्टा जी तुम्हारा लेस देन 0 होना चाहिए। डेल्टा जी तुम्हारा होता क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। यहाँ तक ठीक है? डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस शुड बी लेस देन टी, या फिर टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। दोनों के वैल्यूज डालो, कितना होगा? 30,000 बाई 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? कटा कटा 6 5 ज़र 30, 500। यूनिट कैसे जानोगे? ऊपर जूल था, नीचे जूल पर केल्विन था, तो ये पर केल्विन ऊपर चला जाएगा तो तुम्हारा आंसर केल्विन में आएगा। यहाँ पे देख रहे हो एंट्रोपी का यूनिट पर केल्विन था, तो तुम्हारा जो भी टेम्परेचर आया है वो केल्विन में आया है, और इसलिए तुम्हारा जो आंसर है वो की सी है। यहाँ तक ठीक है? इजी सा क्वेश्चन, देखो बस डिवीजन करना था। ठीक है, अब अगला पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर? कितना बचकाना सा सवाल है। तो अभी कहने स्पॉन्टेनिटी के लिए मैंने क्या बोला था? डेल्टा जी तुम्हारा 0 से कम होना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो डेल्टा जी तुम्हारा 0 से कम पहला ऑप्शन बता रहा है, चलो ये हो सकता है। डेल्टा जी इक्वल टू 0 नहीं, डेल्टा जी इक्वल टू 0 पे स्पॉन्टेनिटी नहीं होता है, उस पर हम लोग कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि वो बीच वाला स्टेट है। ठीक है, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे रहता है, तो ये वाला पे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, गलत है। डेल्टा एच लेस देन 0, तो ये डेल्टा एच तुम्हारा पहली बात पैरामीटर है नहीं स्पॉन्टेनिटी जज करने के लिए, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी क्या जज करता है तुम्हारा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दोनों साथ में जज करते हैं। दो क्या, इसमें 3 फैक्टर से जो डिसाइड करते हैं, तो यही तुम्हारा डेल्टा जी है। तो डेल्टा एच एलोन तुम्हारा डिसाइड नहीं कर सकता है कि तुम्हारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। एज अ होल ये तीनों टर्म्स जिसको हम लोग डेल्टा जी बोलते हैं वो डिसाइड करता है, तो डेल्टा एच भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। अब आता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन 0। अगेन सेम केस, यहाँ पे भी एंट्रोपी है, but तुमको तीनों चीज का जरूरत है, तो यहाँ पे डी भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर तुम्हारा पहला वाला दैट इज ए है। ठीक है, दो कितना इजी क्वेश्चन है, एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया। अगला देखो, a system absorbs 300 joule of heat and does 100 joule of work on the surrounding. What is the change in internal energy of the system? मेरे को क्या दिया हुआ है?
हीट अब्जॉर्ब हुआ है, हीट अब्जॉर्ब, ठीक है। तो हीट अब्जॉर्ब हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 जूल, ठीक है। साइन क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि हीट अब्जॉर्ब हुआ है। और वर्क डन कितना है, 100 जूल, तो वर्क, ठीक है, डन। अब ये ऑन है कि बाय है, ऑन है, तो इसमें भी क्या होगा, वर्क का सिंबल पॉजिटिव। कितना दिया हुआ है, 100, ठीक है, 100 जूल आ गया। ओके, तो तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का कितना वैल्यू है, 300। वर्क डन का कितना वैल्यू है, 100। और तुम्हारा आंसर कब आ गया, 400। देखो, इसमें तुमको फ्री के नंबर मिले, मतलब तुमसे एडिशन का पूछा जा रहा है। पर याद रखना, ये जो वर्ड्स है यहाँ पे, जो ऑन दिया हुआ है और ये अब्जॉर्ब दिया हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस पे ध्यान नहीं दिए ना, तो ये एडिशन का भी तुम सब्ट्रैक्शन या फिर कुछ और करके आ जाओगे, और फिर तुम्हारे सिली से आंसर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये ऑन और एब्जॉर्ब पे खास करके ध्यान देना। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। ये एक थियोरेटिकल सवाल है। अब स्टेट फंक्शन को गोली मारो, तुम हमेशा ये याद रखो कि पाथ फंक्शन कौन से हैं। तो पाथ फंक्शन दो ही है तुम्हारे कोर्स में, क्या है, एक वर्क और एक हीट। अब चलो ये दोनों को ऑप्शंस में ढूंढते हैं। वर्क है कहीं, देखो वर्क है, तो वर्क तुमको पता है पाथ फंक्शन है, तो ये ऑफकोर्स स्टेट फंक्शन नहीं होगा, तो इसका आंसर तुम्हारा बी हो। स्टेट फंक्शन याद है ना, जो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं उनको स्टेट फंक्शन बोलते हैं, जो नहीं डिपेंड करते हैं उनको पाथ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो एंथैल्पी तुम्हारी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। एक और चीज तुम हमेशा याद रख सकते हो कि जो एनर्जी के जो सारे टर्म्स होते हैं, वो केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे ही डिपेंड करते हैं, और इसलिए वो स्टेट फंक्शंस होते हैं, समझे। तो कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी है, गिब्स फ्री भी एक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी भी एक एनर्जी है, एंथैल्पी भी तुम्हारा एक तरीके का एनर्जी ही है। तो एनर्जी तुमको दिखे तो याद रखना, वो हमेशा स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा। तुम कैसे उस स्टेट पर रीच कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अभी तो तुम ये भी याद रख सकते हो कि पांच फंक्शन केवल दो ही है। तो वर्क और हीट को तुम ढूंढो और उसको ऑप्शन से मार्क कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 298 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। तुमसे पूछा है गिब्स फ्री एनर्जी कितना है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या था, -2.303 आर टी लॉग के। के कौन सा, इक्विवेलेंट। क्या तुमको के इक्विवेलेंट दिया है, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साइन कर दिया है, वैल्यू डालो, -2.303। आर का कितना वैल्यू है, आर का देखो दिया हुआ है, और ये अगर दिया हुआ भी ना हो तब भी तुमको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है, 298, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इंटू लॉग ऑफ के इक्विवेलेंट, लॉग कितना दिया है, लॉग 10, ठीक है। लॉग 10 कितना होता है, ये कितना होता है तुम्हारा 2.303 इंटू 8.314। अच्छा हाँ, आगे माइनस भी है, माइनस मत भूलना मेरी तरह, इंटू 298 इंटू 1। लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि लॉग का डिफॉल्ट बेस कितना होता है, 10 होता है। तो बेस सेम होता है, बेस इसके बराबर होता है, तो ये 1 आ जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। इसको तुम जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा -5705.84, ठीक है, जूल पर मोल, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन है। देखो साइन का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन्होंने तुम्हें दो ऑप्शन दिए हैं ताकि तुम कंफ्यूज हो सको, ठीक है। तो इसलिए तुमको उसका ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे तुम्हारे दो चैप्टर्स आ जाएंगे, केमिकल, ठीक है, और आयोनिक, ठीक है। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। तो अब हम लोग दोनों देखते हैं कि दोनों में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है। तो पहला चीज तुमको जो इक्विलिब्रियम में याद रखना है, कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनका जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनका डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव होता है। अधिकतर केसेस में जो डेल्टा एच, मतलब जो फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं, फॉर्मेशन, तुम देखोगे इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है पीवाईक्यू में। तो जो फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, और जो डिसोसिएशन रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि ऐसे डिसोसिएशन केसेस में यूजुअली एंट्रोपी बढ़ता है, तो एनर्जी चाहता है कि, मतलब रिएक्शंस चाहते हैं कि एंट्रोपी बढ़े, तो डिसोसिएशन रिएक्शंस तुम्हारे एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है।
तो एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, फिर तुमको ये याद रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे बहुत बनते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बस क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहता हूँ, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करता है तब क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, मतलब ओवरऑल कुछ नहीं हो रहा होता है। इक्विलिब्रियम एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है कि चीजें होना बंद हो गई हैं, चीजें हो रही हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, दोनों सेम रेट से हो रहा है कि हम लोग को कुछ अंतर नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, बाकी जो रेट कांस्टेंट जो हम लोग के लिखते हैं, जो रेट कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, तो अगर तुम्हारा कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है दैट इज 8a प्लस b gives c प्लस d, तो इसका जो तुम रेट कांस्टेंट लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, k, जो कि तुम्हारा फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड होगा, जो कि तुम्हारा हो जाएगा c का कंसेंट्रेशन टू द पावर c इंटू d का कंसेंट्रेशन टू द पावर d बाय a का कंसेंट्रेशन टू द पावर a इंटू b का कंसेंट्रेशन टू द पावर b। यहाँ तक ठीक है। ये भी तुम लोग याद रखोगे कि अगर कोई भी रिएक्शन बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप में हो रहा है, तो अगर तुम एक भी स्टेप को कोई नंबर x से मल्टीप्लाई करते हो तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो तुम्हारा k टू द पावर x टाइम्स बदल जाता है। और अगर तुम दो तीन रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो तो उस ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो सबके इंडिविजुअल का प्रोडक्ट रहता है। ये तुम्हारा एनर्जेटिक से डिफरेंट है जिसमें एडिशन होता है। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर तीन तीन रिएक्शन हो रहे हैं, एक रिएक्शन हो रहा है, दो रिएक्शन हो रहा है, तीन रिएक्शन हो रहा है, और एक का रेट कांस्टेंट k1 है, एक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है, k2 है, k3 है, तो ओवरऑल इन तीनों का k1 टाइम्स k2 k3 मतलब तीनों का प्रोडक्ट होगा। यहाँ तक ठीक है। अगला देखो, थोड़ा आयनिक का देख लेते हैं। ठीक है, तो आयनिक में बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा ये आ जाएगा कि जो पीएच होता है वो तुम्हारा माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है। ये सवाल पे, इस पे भी सवाल आते हैं। दूसरा जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का, जिसको हम लोग KW बोलते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा डिफाइंड होता है H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना, OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है। तो वो OH माइनस का लिए मतलब POH भी कुछ होता है, बट तुमको POH याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पीएच को 14 से घटा दोगे तो तुमको POH मिल जाएगा। ठीक है, और POH पे कोई सवाल वैसे पूछता भी नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना हमेशा कि पीएच और POH का सम कितना होता है, 14। ठीक है, तुम हमेशा अगर पीएच दिया हुआ है तो तुम POH निकाल सकते हो। ठीक है, तुमको ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ याद रखना होगा कि अल्फा तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिसोसिएशन कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो इसलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन में तुम्हारा वीक एसिड्स को माना जाता है कि वो पूरा टूट चुके हैं। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो बफर का ध्यान रखना, बफर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बफर तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, सोल्युबिलिटी भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑसवाल्ड्स लॉ एज आई सेड तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब इसमें तुमको थोड़ा फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, ध्यान में रखने होंगे। तो उनके भी जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो लास्ट में तुम पीएच निकालोगे या फिर पीके या फिर पीके भी निकालोगे, तो उसके भी तुम फॉर्मूलाज देख सकते हो। बट मेन तुमको बफर, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और तुमको ये पीएच का वैल्यू आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। For a reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3. At equilibrium, the concentration of NH3 is found to increase when the pressure in the system is compressed at constant temperature. Which of the following is true? ठीक है, पहले रिएक्शन को यहाँ पे लिखते हैं। ये तुम्हारा कितना है, N2 plus 3H2 gives 2NH3। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया गया हुआ है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज फाउंड टू इंक्रीज। अगर NH3 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम तुम्हारा राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। व्हेन द सिस्टम इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या ये होना चाहिए, तो इधर देखो, यहाँ पे तुम्हारा 1 + 3 दैट इज 4 मोल्स गैसेस है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा कितना है, 2 मोल्स। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन तुम्हारा हो रहा है तो 4 मोल चीजों का 2 मोल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वॉल्यूम तुम्हारा कम हो रहा है। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, अगर तुम मान लो ये कोई डब्बा में हो रहा है, कोई बड़ा सा डब्बा में रिएक्शन, कोई बड़ा सा डब्बा में रिएक्शन हो रहा है, कोई बड़ा सा डब्बा में ये रिएक्शन हो रहा है,
तो क्या किया जा रहा है, उसका वॉल्यूम को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अभी रिएक्शन में खुद देखो कि हो क्या रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, चार चीजें दो चीजों में कन्वर्ट हो रही हैं। तो अगर चार चीजें दो चीजों में कन्वर्ट हो रही हैं तो क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वही होगा, क्योंकि रिएक्शन भी यही चाहता है, चार चीजें दो चीजों में कन्वर्ट हो। और तुम खुद क्या कर रहे हो कि सिस्टम का वॉल्यूम कम कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो वॉल्यूम कम कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो। तो ली चैडलर प्रिंसिपल भी यही कहेगा। हाँ, ली चैडलर प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान रखना। तो ली चैडलर प्रिंसिपल भी तुम्हारा यही कहेगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम तुम्हारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी तो होगा नहीं, समझ गए, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट तो होगा। ठीक है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इसको इस ऑप्शन में तुमको डाउट हो सकता है, पर मैंने अभी क्या बोला था कि जो फॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं वो यूजुअली एक्सोथर्मिक होते हैं, उनका डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो ये ऑप्शन तो होने से रहा, तो तुम्हारा जो आंसर होता है वो ए बनता है। अब देखो एक सिंपल सा बेसिक सा सवाल, थियोरेटिकल है कंप्लीटली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप। मैंने बोला था इक्विलिब्रियम एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, तो ये तो होने से रहा। चीजें होती हैं, बस नेट पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये मेक सेंस, यही होता है। ऑल रिएक्शंस गो टू कंप्लीशन, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है। और ये वाला चीज भी नहीं होता है। तुम लोग देखोगे तो पिछले एग्जाम्पल में देख लो, ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे 2 मोल अमोनिया है और 4 मोल प्रोडक्ट है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, लेकिन तब भी तुम्हारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट 25 डिग्री सी द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इतना, व्हाट इज द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर? ठीक है, तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट का मैंने क्या फॉर्मूला बोला था, के डब्ल्यू तुम्हारा होता है H प्लस इंटू ओ एच माइनस। ठीक है, अब तुम्हारा दिया हुआ क्या है कि सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है, तो तुम्हारा H प्लस और ओ एच माइनस बराबर हो जाएगा। ठीक है, के डब्ल्यू तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻14 इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस का होल स्क्वायर। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि H प्लस और ओ एच माइनस बराबर होंगे। बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा न्यूट्रल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा, 10⁻⁻7। पीएच का फॉर्मूला तुम्हारा माइनस लॉग H प्लस, दैट इज माइनस लॉग 10⁻⁻7, क्योंकि तुम्हारा +7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा 7। यहाँ तक ठीक है, अगला देखते हैं। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, तुमसे बोला गया है कि जो फॉर अ सर्टेन रिवर्सिबल रिएक्शन, तो पहला पॉइंट जो तुम नोट करोगे वो क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। अच्छा, रिएक्शन तुम्हारा रिवर्सिबल है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और तुमको बताना है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा अगर तुम अज्यूम कर रहे हो कि 1:1 मोलर रेशियो रिएक्शन हुआ है। तो पहले हम एक रिएक्शन लिखते हैं, जो ए गिव्स बी। ठीक है, क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है? हाँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और मैं यहाँ पे 1 या 2, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि ये सिंपल 1:1 मोलर रेशियो रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो भी मतलब जो भी स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट होगा, सेम चीज यहाँ पे भी होगा। तो मैं यहाँ पे ए और बी लिखने के लिए परफेक्टली फाइन, मतलब मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि केसी मेरा 4 है। ठीक है, अब केसी मेरा होता क्या है नॉर्मली रिएक्शन में, केसी मेरा होता है प्रोडक्ट, जो कि अभी मेरा बी है, टू दी पावर बी, अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता तो। पर कोई कोफिशिएंट है क्या, नहीं है, 1 है, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर 1। ठीक है, अब तुमको दिया हुआ है कि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कितना है, 2 मोलर है। ठीक है, तो फिर तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, और तुम्हारा केसी भी कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 इज इक्वल टू 2/के ए। और फिर तुम्हारा यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 2/4, जो कि हो जाएगा 0.5। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा सवाल है, तुमको बस डिवीजन के मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर इसका 0.5 आ गया। फाइन।
अब हम लोग अगला चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पे बैठते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में तुमको तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने का तुम्हारे पास दो तरीका है, या तो तुम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करो या फिर तुम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करो। पर्सनली मुझे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ज़्यादा पसंद है, बाकी तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग जिससे कंफर्टेबल हो। दोनों मेथड्स काम करते हैं, दोनों से आंसर आता है। ठीक है। तुमको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, तुमको कुछ छोटा मोटा बातें याद रखना चाहिए, जैसे कि ऑस्मियम प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचता है। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिफरेंस होता है वो 8 का होता है। इसका क्या मतलब है? क्लोरीन देखो, क्लोरीन का तुमको पता है -1 एग्जिस्ट करता है, -2 तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? ये क्लोरीन +7 तक जा सकता है। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच? 8 का। सिमिलर ऑक्सीजन का देखो, -2। ये जा कहाँ तक सकता है? +6 तक जा सकता है। अभी जाता है कि नहीं वो अलग स्टोरी है, और ये किस केस में जाता है वो भी एक अलग कहानी है। बट ऐसा ये कर सकता है। ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट याद रखना, लाइक यूजुअली, अगेन यूजुअली मैं बहुत जनरलाइज तरीके से बोल रहा हूँ, जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो 8 होता है। ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ऑफकोर्स आना चाहिए रिएक्शन में। और जो नॉर्मली तुम लोग का जो कंफ्यूजन होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जब तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखते हो, ठीक है, तो अब एजेंट क्या होता है? एजेंट वो होता है जो किसी और के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है। जैसे तुम अपना मार्वल ले लो, तुम्हारा एजेंट कोल्सन था, वो निक फ्यूरी के लिए काम कर रहा था। ठीक है। तो सिमिलरली ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो किसी और के लिए काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है ऑक्सीडाइज करने का? मतलब ये बाकी चीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद तो रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट है जो बाकी को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस करता है। सिमिलरली तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट का भी सेम फंडा है, वो किसी और को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो तुम अपने फिल कोल्सन के एग्जाम्पल से याद रखना कि एजेंट वही है जो कुछ काम कर रहा है, पर अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हारा कोई और चीज को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारा कोई और चीज को रिड्यूस करेगा। अब इससे क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं, बड़े सिंपल सिंपल से इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज अ बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब किसी और को रिड्यूस करेगा। ठीक है। इन अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक अपना एलिमेंट है, ठीक है, और भी मतलब यहाँ पे और भी चीजें हो सकती हैं, वो टूट रहा है B+C में। एलिमेंट सेम है, ठीक है, एलिमेंट सेम है, मैंने ABC बस डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है, एलिमेंट सेम है। और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता भी है, लाइक रुको, उसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +M है, तो वो +I भी हो सकता है और +N भी हो सकता है, होता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता भी है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटता भी है। तो इसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए तुम्हारा जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है शुरुआत वाले एलिमेंट का, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे +10 लिख दिया, मान लो 10 छोड़ो, 10 ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, +5 ले लो, यहाँ पे +5 ले लिया। तो देखो अगर +5 से ऊपर भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट परमिसिबल है और उससे नीचे भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट परमिसिबल है, तो वो दोनों तरफ जा सकता है। अब रिएक्शन टू रिएक्शन स्पेसिफिक डिपेंड करेगा कि वो जा सकता है कि नहीं। पर अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसका मैक्स और मिनिमम के बीच में है, तो वो पॉसिबिलिटी कि वो मैक्सिमम पे भी जा सकता है और मिनिमम पे भी जा सकता है। तो इसलिए तुम्हारा दो प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है जिसमें एक मैक्सिमम भी बन रहा है और एक मिनिमम भी बन रहा है। तो तुमको एक ऐसा इसमें कंपाउंड ढूंढना है चारों में से जिसमें से जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो उसका मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करता है। समझ गए? तब चलो सबका देखते हैं। पहला देखो, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है तुम्हारा? फ्री एलिमेंटल स्टेट में, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। क्लोरीन क्लोरीन का मैंने क्या बोला? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 1 पॉसिबल है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन क्या है? +7 पॉसिबल है। ठीक है। तो ये तो तुम्हारा दोनों, मतलब ये 0 अभी है कितना में? 0 पे, ये -1 पे भी जा सकता है, ये +7 तक भी, +7 में से कोई बीच का इंटरमीडिएट स्टेप में जा सकता है, मैक्सिमम में +7 जा सकता है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। Na देखते हैं, सोडियम। सोडियम तुम्हारे यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में है। ठीक है। सोडियम तुम्हारा Na+ बना सकता है, फाइन। क्या ये Na- बनाता है? कभी देखे हो? नहीं। तो ये दोनों की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। सिमिलरली KCl देखो, KCl में तुम्हारा K+ है, ठीक है, और Cl- है। Cl- मतलब क्लोरीन तुम्हारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्या क्लोरीन -1 से कभी हो सकता है कम? नहीं हो सकता, ये उसका मिनिमम है। तो क्लोरीन में तो कुछ हो नहीं सकता है।
पोटेशियम का देखो, पोटेशियम तुम्हारा K0 में जा सकता है, पर क्या ये K+2 में जा सकता है? क्या तुमने आज तक ऐसा कुछ देखा है? नहीं देखा है, तो अगेन ये भी तुम्हारा आंसर नहीं होगा, KCl भी तुम्हारा आंसर नहीं होगा। लास्ट वाला आता है ClO3 माइनस, और ये ऑप्शन तुम्हारे इक्वेशन को कंफ्यूजिंग बना देता है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कितना होगा? X+3 इंटू -2। -2 क्यों? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2 होता है, इज इक्वल टू -1। ओवरऑल चार्ज -1 है, एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा? +5। यहाँ पे कितना आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? +5। मैंने क्लोरीन का रेंज क्या बोला? -1 से +7 है, क्या +5 दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है? हाँ, तो ये +7 पे भी जा सकता है और -1 पे भी जा सकता है। अब क्या होता है कि जब लेबोरेटरी में ये सब किया जाता है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हम लोग जो चेंजेस लाते हैं, लाइक +5 से +7 चेंज लाना, वो बहुत ही बड़ा जंप होता है। ये उन वही एसिड्स में पॉसिबल होता है जो कि पर एसिड्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। पर एसिड्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स है जो हम लोग लिटरेचर में जानते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट उनका +7 होता है, जैसे क्लोरीन हो या फिर ब्रोमीन हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आंसर तुम्हारा ए भी सही है, बी भी सही है, पर ए ज्यादा सही है, और इसलिए इसका आंसर ए है। समझ रहे हो? ये भी तुम्हारा दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, बट नॉर्मली ये तुम्हारा +7 की तरफ नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया और हम लोग जानते हैं ये बात। तो इसलिए डी सही होके भी मतलब कम सही है, और इसलिए इसका आंसर हमारा ए होगा। ये वाला ट्रांजिशन बहुत ईजी है करना, ठीक है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो फालतू से सवाल है, कितना सिंपल सवाल है। KMnO4 को देखो, KMnO4 का तुमसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है मैंगनीज का। पोटेशियम का कितना होता है? +1 होता है। मैंगनीज का तुम x मान लो, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? +4 इंटू -2। ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। x यहाँ से कितना आ जाएगा? -8। अच्छा, ये -8 का +8 हो जाएगा, +8 -1 कितना आ गया? +7। देखो तुम लोग को तो रटा रटाया होगा कि KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। देखो तुमको इसके लिए नंबर मिल रहा है, मैंगनीज का कितना आ गया? +7 आ गया। सिंपल सा इजी। अगला देखो, आइडेंटिफाई दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? किसी और को रिड्यूस करेगा, ठीक, सॉरी, किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। अब देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। जिंक तुम्हारा किस में कन्वर्ट हुआ है? Zn2+। इनिशियली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? 0 था, अब ये 2+ बन गया, तो ये हुआ है ऑक्सीडाइज। कॉपर का देखो, कॉपर का तुम्हारा इनिशियल चार्ज 2+ था, और ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया कॉपर प्लस में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है, तो ये तुम्हारा रिड्यूस हुआ है। अब मैंने क्या बोला था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब खुद रिड्यूस होगा। खुद कौन रिड्यूस हुआ है? कॉपर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे? कॉपर 2+ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जिंक को, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे? कॉपर 2+ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जिंक को हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में। समझ गए? याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? जो किसी और को ऑक्सीडाइज होने में मदद कर रहा है, क्योंकि एजेंट हमेशा किसी और के लिए काम करते हैं, और वो खुद रिड्यूस हो रहा होगा, जो कि हमारे यहाँ पे केस में कॉपर है। अगला क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन, रिएक्शन को अच्छा से लिख देते हैं। Cl2 + 2OH माइनस गैस Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H2। यहाँ तक ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यूजुअली एक प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे तुम्हारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये हम लोग थोड़ा देर में चेक करते हैं। इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए तुम्हारा एसिड और बेस होना चाहिए। बेस का प्रेजेंस तुमको OH माइनस से दिख रहा है। यहाँ पे क्लोरीन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है। वाटर तो मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को कोई सॉल्ट नहीं दिख रहा है, ना ही यहाँ पे मेरे को कोई क्लियर कट एसिड दिख रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के होगा, तो वो भी हम लोग चेक करते हैं। अभी हम लोग के लिए ए और सी एलिमिनेट हो चुका है। अब रेडॉक्स रिएक्शन, अब क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा 0 है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1 है। और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? निकालते हैं साइड में। x प्लस -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 + 2, मतलब +1। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। यहाँ तक ठीक है? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता है।
0 से -1 हुआ है, 0 से +1 हुआ है। हाँ, ये रेडॉक्स रिएक्शन है और ये एक सही आंसर है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ, ये तो गलत है, हमें साफा दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है। यहाँ तक ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, याद है ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमने बोला था कि, कहाँ गया, ClO3- वाला होना मुश्किल है, मैंने बोला था Cl2 होने वाला आसान था। देखो आईआईटी वालों ने अगला ही ईयर में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें उन्होंने दिखाया कि Cl2 कैसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर रहा है। देख रहे हो, 0 से -1 पे भी गया, 0 से +1 भी गया, और एक नॉन एग्जाम्पल है लिटरेचर में। तो इसलिए उस वाले का आंसर Cl2 होगा, क्योंकि देखो तुम्हारे पास एक क्लियर कट एग्जाम्पल भी दे दिया गया है समझाने के लिए कि हाँ ऐसा होता है, और तुम इंटरनेट में भी देखोगे तो ये करना बहुत ईजी है, ये मतलब नॉर्मली होता रहता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा एनर्जी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रांजिशन है नहीं। तो इसका आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा, ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, अगला देखो, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो मैं इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ज्यादा कंफर्टेबल हो, तुम लोग उसमें भी जा सकते हो। अब उसको करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, रिएक्शन को दो हाफ में बांटना होगा। तो पहला हाफ तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में तुम्हारा कौन सा पार्ट आ जाएगा, Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, और रिडक्शन पार्ट में आ जाएगा तुम्हारा Cr2O7 2- कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में। पहला स्टेप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का, पहले ऑक्सीडेशन हाफ पे ध्यान देते हैं। सारा एटम्स को बैलेंस करो जो कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आयरन है, एक आयरन एक आयरन, चलो यहाँ तक बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है पानी डाल के, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है, नहीं, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है, हाइड्रोजन है, नहीं, उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। अब आता है चार्ज को बैलेंस करना इलेक्ट्रॉन के थ्रू, यहाँ पे कितना चार्ज है, +2 है, यहाँ पे कितना चार्ज है, +3 है। तो चार्ज दोनों तरफ सेम करने के लिए मैंने अब एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब यहाँ पे टोटल कितना चार्ज है, 3 - 1 +2, यहाँ पे भी कितना है, +2, चलो ये बैलेंस हो गया। अगला देखो रिडक्शन हाफ, अब तुमको इसको बैलेंस करना है। तो पहला स्टेप क्या था, बैलेंस ऑल अदर एटम्स अदर देन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। क्रोमियम कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, क्रोमियम को चलो बैलेंस कर दिया 2 डाल के। अब आता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग पानी यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दिया +7 H2O। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी इतना 7 ऑक्सीजन है। अब मेरे को हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं H+ डालता हूँ। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक भी नहीं, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, देखो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे मैं 14H+ डाल दूंगा, ठीक है। 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन। अब चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पे कितना क्रोमियम है मेरे पास टोटल, सॉरी कितना चार्ज है टोटल, एक क्रोमियम पे 3+ है और 2 क्रोमियम है, तो मेरे पास टोटल 6+ चार्ज है। यहाँ पे मेरे पास 14 और 2-, टोटल मेरे पास कितना नेट चार्ज है, यहाँ पे 12 चार्ज है, 12 चार्ज है, राइट, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, इधर 6 है राइट साइड में, इधर इधर 6 है, इधर 12 है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल यहाँ पे कितना चार्ज है, 14 - 2 12, और 12 - 6 6 है, और इधर भी तुम्हारा 6 है। तो अभी दोनों हाफ्स इंडिविजुअली बैलेंस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, जब हमारा फाइनल रिएक्शन जब लिखा जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कट जाने चाहिए। तो मैं इस पूरे रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है और ये वाले जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कट जाएंगे। तो मैं अपना यहाँ पे चलो टोटल लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का एडिशन है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6Fe2+, मैंने ये लिखा, और मैं रिडक्शन आपका LHS लिख रहा हूँ, प्लस Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Fe3+, यहाँ पे मैंने 6 भूल गया, तुम लोग 6 मत भूलना, 6Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 क्रोमियम, ठीक है, प्लस 7, ठीक है, 7 पानी। अब यहाँ पे देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों
कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब देखते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। 6 आयरन, 6 आयरन, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, ठीक है। चार्ज देते हैं, 6 2 12, तो +12 चार्ज, +10 चार्ज, +24 चार्ज, ठीक है। 6 3 18, +3 2 6, +24 चार्ज, चार्ज भी बैलेंस्ड है। ये मेरा ओवरऑल एसिडिक मीडियम में ये बैलेंस किया हुआ है। आप बोलोगे कि ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस्ड है, ये कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे मेरा H+ है, H+ मेरा एसिडिक मीडियम में ही रहता है, तो मैंने इसको एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस किया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला अब हम लोग सॉल्यूशंस पे जाएंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशंस पे जाने के लिए अगेन, जैसे मैंने तुम्हें शुरुआत में मोल कंसेप्ट में बोला था, तुमको सारे डेफिनेशंस अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन तुम यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। सारे डेफिनेशंस आने चाहिए, राउल्ट्स लॉ अच्छे से आना चाहिए। राउल्ट्स लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और स्पेशली जो सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें जो वांट ऑफ फैक्टर आता है, जैसे अभी तुम लोग देखोगे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो वांट ऑफ फैक्टर, जो ये वांट ऑफ फैक्टर आता है, उस पर भी तुमको ध्यान देना है कि ये कैसे लाता है, फर्क लाता है, ठीक है। बाकी ये चैप्टर उतना कंफ्यूजिंग होता नहीं है, M/M रेशियोज, वो सब मतलब यूनिट से ये सब का तो मतलब तुम्हारे डेफिनेशन जब करोगे तभी तुम्हारे अच्छे से क्लियर कट हो जाएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे जैसे मैंने बोला था ध्यान देना, राउट्स लॉ पे ध्यान देना, और इसका वांट ऑफ फैक्टर पे स्पेशली ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब अगला इसका क्वेश्चंस पे जाते हैं। अब ये देखो कितना बचकाना सवाल है, लाइक ऐसा सवाल पूछना पाप होना चाहिए। The solution contains 58.5 gram of NaCl in 1 kilogram of water. What is the molality of the solution? Molality का definition क्या होता है? Number of moles of solute, number of moles of solute by mass of solvent in kg. ठीक है, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? हमारा गिवन मास कितना है 58.5 बाय मोलर मास कितना है NaCl का 58.5 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg 1। ये पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर तुम्हारा 1 मोलल हो जाएगा। इतना सारा सिंपल सवाल पूछा गया है। देखो अगला क्वेश्चन पे जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन अज्यूमिंग इक्वल मोलर कंसंट्रेशन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा क्या आता है? डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB, जो तुम्हारा इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, इंटू तुम्हारा मोलालिटी, ठीक है। तुमको दिया हुआ है कि मोलर कंसंट्रेशन बराबर है, तो M पे तो डिपेंड करेगा नहीं, ठीक है। कि भी तुम्हारा कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक सोल्यूट के लिए, सॉरी सॉल्वेंट के लिए, मतलब जिस पे भी काम कर रहे हो उसके लिए, तो वो इस पे तुम्हारा डिपेंड करेगा नहीं। तुमसे TB पूछा है, तुम्हारा फैक्टर क्या बचता है? I, वांट ऑफ फैक्टर जो तुम्हारा डिसाइड करेगा, ठीक है। यूरिया क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये टूटेगा नहीं, इसका वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा। NaCl चलो एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें क्या बनेगा? Na+ और Cl-, तो ओवरऑल क्या इसका वांट ऑफ फैक्टर होगा? 2, क्योंकि 2 आयंस बनेंगे। CaCl2 में CaCl2 तुम्हारे किस में टूटेगा? कैल्शियम Ca2+ में, और Cl, एक मिनट, Cl- में, कितना Cl- में? 2 Cl- में टूटेगा। इसका जो वांट ऑफ फैक्टर आएगा वो आएगा 3, और जो ग्लूकोज है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगेन टूटेगा नहीं, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा। उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? CaCl2। CaCl2 तुम्हारा सबसे ज्यादा इसमें से टूटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो कितना वाहियात सवाल है। What is the mole fraction of solute in a solution containing 2 moles of solute and 8 moles of solvent? मोल फ्रैक्शन होता है कितना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब सारे कंपोनेंट्स का तुम्हारा सम, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? 2/2 + 8, ये तुम्हारा हो जाएगा 2/10 या कि 0.2। याद रखना हमेशा कि जो मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम आना चाहिए। अगर तुम 1 से ज़्यादा ला रहे हो तो कुछ तो तुम गड़बड़ की हो, ठीक है। इतना इजी सा सवाल है। देखो अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग राउल्ट्स लॉ? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंसंट्रेशन। ये गलत है। राउल्ट्स लॉ तुम्हारा लो कंसंट्रेशन पे ही वैलिड होता है। अगर ज़्यादा पे निकालोगे तो बहुत सारा डेविएशन आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये ट्रू नहीं होता है।
इट इज एप्लीकेबल ओनली टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये भी गलत है। अभी जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तुमको स्पेशल वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट्स पे काम नहीं कर रहे हो तो तुम उसके बिना भी काम चला सकते हो, ठीक है, जिससे ग्लूकोज और यूरिया में काम चलता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू आइडियल सॉल्यूशंस, जो कि आइडियल है, एग्जिस्ट करते हैं नहीं, तो चलो ये आंसर सही है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्यूशंस एट इक्विलिब्रियम, तो ये गलत है, ये तुम्हारे इक्विलिब्रियम में होता ही है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में तुम्हारा ये काम करता है, इक्विलिब्रियम में तुम इसको यूज कर सकते हो, तो इसका तुम्हारा आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट मोस्ट इफेक्टिवली। तो ये एक क्लासिक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और लोग इसका मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन डी से कंफ्यूज करते हैं, ठीक। अब चलो बार बार इसका ऑप्शंस को देखते हैं। एडिंग अ वोलेटाइल सोल्यूट, अगर वोलेटाइल सोल्यूट तुम डालोगे तो वो वेपराइज होगा, राइट, वेपर्स फॉर्म करेगा ना, वोलेटाइल का वही मतलब होता है जो सीधे उड़ जाता है, तो उसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर तो और बढ़ेगा ना, कम तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसका फर्दर बात देखते हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो चीज़ें और ज़्यादा अपना मतलब और ज़्यादा वेपराइज होंगी, तो और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो और वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब लोग यूजुअली सोचते हैं इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इसका आंसर होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो पर यूनिट प्रेशर कम होगा, बट पॉइंट इज अगर तुम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा पर यूनिट एरिया में प्रेशर कम होगा, पर वेपर प्रेशर पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मेन आंसर तुम्हारा यही होता है, इसको हमेशा जिंदगी भर याद रखना। इसका होता है एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इससे होता क्या है कि अगर तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो तो जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्वेंट का भी अपना मोल फ्रैक्शन होता है ना, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है, हो गई, क्योंकि तुम्हारा जो मोल फ्रैक्शन निकालते हो वो सारे कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर तुम और ऐसा सॉल्यूट डाल रहे हो जो चलो वेपर्स पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पर ये सॉल्वेंट का तो मोल फ्रैक्शन कम कर रहा है, और क्योंकि ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम कर रहा है, तुम्हारा उससे करस्पॉन्डिंग जो वेपर्स बनेंगे वो भी कम होंगे, और इसलिए तुम्हारा वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये हमेशा जीवन भर याद रखना, कुछ याद रखो या ना रखो, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर तुम्हारा कम हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। अगला देखो, अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा तुम्हारा होता है कि ई नॉट सेल निकालना होता है। ई नॉट सेल तुम्हारा निकालने का बहुत सारा अधिकतर टीचर्स 3-4 फार्मूला देते हैं, मैं तुमको एक सिंपल सा एक फार्मूला दे रहा, इसी को हमेशा याद रखना। ये हो जाएगा तुम्हारा एस आर पी कैथोड, ठीक है, माइनस एस आर पी एनोड। तो तुम लोग ये फॉर्मूला को यूज करोगे, अगर तुमको एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो तुम लोग उसको एसआरपी में कन्वर्ट कर दोगे, अगर तुमको पता है कि एसआरपी और एसओपी एक दूसरे के माइनस होते हैं, तो उसमें कन्वर्ट कर दोगे और फिर तुम लोग इसको यूज करोगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ई नॉट इंपॉर्टेंट है। जो सेल का जो लिखते हैं लाइक जो, एक मिनट, हाँ, तो सेल का तुम लोग ये लिखते हैं, मतलब सेल को पढ़ते कैसे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन में देख रहे हो, यहाँ पे Zn2 प्लस और डबल बना हुआ CO2+2 CO दिया हुआ है, तो इसको रीड कैसे करते हैं, यहाँ पे कभी कंसंट्रेशन दिया हुआ रहता है, कभी प्रेशर दिया हुआ रहता है, अगर गैस हो तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, तो वो ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना, राइट साइड वाला तुम्हारा कैथोड होता है और लेफ्ट साइड वाला तुम्हारा एनोड होता है, तो ये बात तुमको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और जो तुम्हारा जो पूरा सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें तुमको याद रखना है। दूसरा, तुम कैसे बताओगे कि कोई चीज़ एनोड पे है या फिर कैथोड पे है, तो उसके लिए तुमको याद रखना होगा कि अगर एसआरपी वैल्यू हाई है, ठीक है, तो वो तुम्हारा कैथोड पे होगा, और अगर एसआरपी वैल्यू लो है, ठीक है, तो वो तुम्हारा एनोड पे होगा, ठीक है, समझ गए। अगर एसआरपी वैल्यू हाई है तो वो कैथोड पे होगा, एसआरपी वैल्यू लो है तो वो तुम्हारा एनोड पे होगा, ठीक है। ये सब तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस तुम निकालोगे तो मतलब निकालना सीख लो अच्छे से, और यही एक फॉर्मूला याद रखना, तुम्हारे बाकी सारा चीज़ हो जाएगा। और कैथोड पे कौन होगा, एनोड पे क्या होगा, और वो तुम सेल को कैसे पढ़ते हो वो तुमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2+, तो मेरे को दिया हुआ है कि Zn2+, ठीक है, तो मेरे को दिया हुआ है कि Zn2 का जो पोटेंशियल दिया हुआ है, अच्छा देखो,
यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट तुम उसको रिडक्शन पोटेंशियल मानोगे। तो इसका वैल्यू मेरे को दिया हुआ है -0.76 वोल्ट, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर तुम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं तो तुम इसको कैसे लिखते हैं, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। तब तुम्हारे इसका ये वैल्यू दिया हुआ है। और वही कॉपर के लिए कितना दिया हुआ है, कॉपर 2 प्लस, फिर कितना इलेक्ट्रॉन डालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कॉपर बन जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा +0.34 वोल्ट दिया हुआ है। अब तुमको निकालना है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। मैंने कैसे बोला स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकलता है, SRP कैथोड का माइनस SRP एनोड का, ठीक है। कैथोड तुम्हारा कौन होगा, कैथोड तुम्हारा वो होगा जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है SRP का वो ज़्यादा होगा। तो वो किसका तुमको दिख रहा है, इसका। तो तुम क्या लिख दोगे, SRP ऑफ कैथोड 0.34 वोल्ट माइनस SRP ऑफ एनोड, SRP ऑफ एनोड तुम्हारा हो जाएगा जिंक, क्योंकि इसका ज़्यादा कम है। तो माइनस माइनस 0.76, माइनस लेना मत भूलना, इसलिए तुम्हारे देखो यहाँ पे ऑप्शंस भी तुमको ऐसे दिए हैं, प्लस माइनस करके, ताकि तुम कंफ्यूज हो। तो इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.34 प्लस 0.76। तुम लोग जोड़ के देखोगे तो ये तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, आराम से बन जाएगा। अगला देखो, व्हाट इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ सेल रिएक्शन विद ई नॉट सेल दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ये भी देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तुमको पता होगा कि जो डेल्टा जी होता है, ठीक है, वो निकालते हैं हम लोग -NFE, ठीक है। n क्या होता है, यही जो 2, मतलब कितना डिसोस, कितना टूटी है चीजें, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स का सेल में ट्रांजिशन हुआ है जब ये रिएक्शन हुआ है, सेल रिएक्शन। तो F क्या है तुम्हारा, फराडे, जिसका तुमको वैल्यू दिया हुआ है 96500 कूलम पर मोल, और E का वैल्यू तुमको कितना दिया हुआ है 1.10 वोल्ट। अधिकतर तुम क्वेश्चंस में देखोगे कि कॉपर और जिंक का ही वैल्यूज यूज होते हैं, उसका कुछ प्रैक्टिकल रीजन है वो जानने की जरूरत नहीं है, बस चीज़ों को यूज किया जाता है, ठीक है। चलो वैल्यू डालते हैं, माइनस तुम्हारा एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 दिया हुआ है, फराडे का हो जाएगा 96500, और ई का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 1.10, ठीक है। अब तुम इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारा इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा -2.212.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा जी नॉट का, ठीक है। तो ये सिंपली तुम इस तरीके से निकाल लोगे, केवल तुमको -NF ही करना है। एफ का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम लोग इसको हमेशा ध्यान में रखना। अब अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ऑक्सीडेशन अकर्स एट कैथोड, तो ये गलत है। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे, ठीक, ये तो गलत है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, हाँ ये तो सही है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनोड से कैथोड फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड गलत है। रिडक्शन अकर्स एट एनोड गलत है, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे, ठीक है। ऐसे तुम मतलब इसको एक याद करने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एनोड पे अनायंस जाते हैं, ठीक है, अनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज तुमको उनको जीरो पे लाना है, तुमको उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना होगा, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे कटायंस जाते हैं, कटायंस क्या होते हैं तुम्हारे, पॉजिटिवली चार्ज, तुमको उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना होगा तो उनका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो तुम लोग इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, और इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा एनोड से कैथोड में फ्लो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो ये भी अच्छा से ध्यान में रखना तुम लोग इसका आंसर। अगला देखो, what will happen to the EMF of a galvanic cell if the concentration of the electrolyte in the anode compartment is increased। अब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज किया था लोगों को जब ये शुरुआत में आया था, क्योंकि लोगों को लगा था ये एक सिंपल सा लाइन का आंसर है, और ये मतलब एक बार क्लियर कट सिंपली बन जाना चाहिए था, बट असल में ये नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड था। मेरा नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, तो इन्होंने देखो तुमको नर्स्ट इक्वेशन यूज करना बताया बिना नर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किए हुए। तो नर्स्ट इक्वेशन तुम्हारा कहता है कि जो ई सेल का है वो तुम्हारा कितना होता है, ई नॉट माइनस 0.059/n, ठीक है, लॉग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, मतलब यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट बाय
रिएक्टेंट। यहाँ तक ठीक है। अब तुम्हें बोल रहा है कि ईएमएफ का सेल में क्या फर्क पड़ेगा, तो ये जो ई जो सेल क्या आएगा वही इसका ईएमएफ होगा, और तुम्हारा एनोड कंपार्टमेंट में इंक्रीज किए हैं, ठीक है। तो अगर एनोड पार्ट में इंक्रीज किए हैं तो एनोड पार्ट में तुम्हारा क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो जो Mn प्लस बन रहा था वो अब तुम्हारा एन इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, अगर वो उस जगह पे जा रहा है तो उसके कारण क्या होगा, इसका न्यूमरेटर बढ़ेगा। अगर ऐसा ज्यादा हो रहा है अब, तो ये न्यूमरेटर इसका ज्यादा बढ़ेगा। न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ेगा तो ओवरऑल लॉग तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंदर का चीज पे। मतलब अगर बड़ा नंबर अंदर लिखोगे तो लॉग का भी वैल्यू ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल इस लॉग वैल्यू का भी ज्यादा होगा। तो ओवरऑल ये ई नॉट सेल से जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी बड़ा होगा। अब क्योंकि ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो तुम्हारा ई सेल कम होगा, तुम्हारा ई सेल कम होगा। फिर से देखो, अगर तुम्हारा एनोड पे कंसंट्रेशन बढ़ाए हैं तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसके कारण तुम्हारा इसका न्यूमरेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर के कारण तुम्हारा लॉग का वैल्यू बढ़ेगा, लॉग के कारण तुम्हारा जो वैल्यू इतना बड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा, और उसके कारण तुम्हारा ई जो सेल है वो कम आएगा। तुम्हारा आंसर क्या होगा, कि जो ईएमएफ होगा वो कम होगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन HCl विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस एट द कैथोड। अब पहली बात यहाँ पे मोल्टेन दिया हुआ है, मोल्टेन, तो मोल्टेन है तुम्हारा मतलब वो तुम्हारा लिक्विड स्टेट में, ठीक है। लिक्विड स्टेट में तो पानी का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। अब बोल रहा है NaCl का क्या होता है, तो पहले यहाँ पे एक लिखते हैं, पहले थ्योरी यहाँ पे लिखते हैं कैथोड, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एक एनोड। तो कैथोड पे तुम्हारा कौन जाता है, मैंने क्या बोला था, कटायन जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक लिख दिया Na+। और एनोड पे कौन जाता है, अनायन जाता है, मतलब यहाँ पे जाएगा Cl-। कैथोड क्या होगा, इसको कन्वर्ट होना है, तो ये तुम्हारा कन्वर्ट होगा Na+, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इससे जाके जुड़ जाएगा, देखो इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है। Na++ प्लस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा Na दे दिया। सिमिलरली एनोड को देखो, एनोड तुम्हारा किस में, Cl- में। एनोड पे कौन जाता है, अनायन। अनायन को क्या करना है, वापस अपने जीरो पे जाना है, इसको Cl0 पे जाना है, तो ये अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब Cl तो कुछ होता नहीं है, Cl को भी ऐसे देखो एग्जिस्ट करते हुए नहीं, तो यहाँ पे दो क्लोराइड आयन जाएगा, और ये तुम्हारा Cl2 बनेगा, और ये तुम्हारा दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। Na तो ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करता है, तुम लोग जानते भी हो कि Na इतना सॉफ्ट होता है कि तुम लोग इसको चाकू से काट सकते हो, ठीक है। तो एनोड कैथोड पे तुम्हारा ये प्रोसेस हो रहा होगा, एनोड में तुम्हारा ये प्रोसेस हो रहा होगा। अब देखो क्या क्या ऑप्शन दिया है मेरे को, मैंने मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया, Cl2 इज रिलीज्ड। अच्छा हाँ, कैथोड के लिए पूछा है, इंपॉर्टेंट क्या है, कैथोड के लिए पूछा है। तो Cl2 इज रिलीज्ड, पर ये कैथोड पे हो रहा है क्या, नहीं, ये कैथोड पे नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। Na+ इज रिड्यूस टू Na, कैथोड पे ये हो रहा है, हाँ चलो ये तो हो रहा है। Na इज ऑक्सीडाइज्ड, गलत, Na तो रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, आप देखो इसका +0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नो रिएक्शन अकर्स, ऐसा तो नहीं है भाई, रिएक्शन तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, ये तो गलत है। इसका आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। हमेशा ये वाला ट्रिक याद रखना कि कैथोड पे हो, कैथोड पे कटायन जाएगा, और कटायन को जीरो में बदलने के लिए तुमको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। एनोड में एनायन जाएगा तो उसको तुमको जीरो में बदलने के लिए ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब लास्ट अपना टॉपिक आज का देखते हैं जो कि केमिकल काइनेटिक्स है। तो केमिकल काइनेटिक्स में तुमको क्या क्या याद रखना है, नॉर्मल तुम रेट का फॉर्मूला याद रखना कि रेट कैसे लिखते हैं। तो रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट इंटू A⁴ इंटू B⁴ ऐसे करके बढ़ते रहता है। इस रिएक्शन का ऑर्डर कैसे लिखोगे तुम लोग, M+N, मतलब जो सारे जो ऊपर जो पावर्स में रहेंगे, जो एक्सपोनेंट्स की तरह रहेंगे, उनका सम तुम्हारा ऑर्डर होगा। फिर एक टर्म आता है मॉलिक्यूलैरिटी, जो कि ऑर्डर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है तुम लोग को। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है कि जो सारे एलिमेंट्री स्टेप्स है, जैसे एक रिएक्शन होता है, जैसे हम लोग पैरासीटामोल ही ले लो फॉर एग्जांपल, तो पैरासीटामोल को बनाने में 4 स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। तो हर एक स्टेप को एक एलिमेंट्री स्टेप बोलते हैं, मतलब जो हर एक इंडिविजुअल स्टेप्स हो रहे हैं उनको हम एलिमेंट्री स्टेप बोलते हैं। तो हर स्टेप में जितना सारा नंबर, हर एलिमेंट्री स्टेप में जितना सारा तुम्हारा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहेगा उसको हम लोग मॉलिक्युलैरिटी बोलते हैं। इसको ऑर्डर से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो अच्छा से मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर का डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद हर ऑर्डर रिएक्शन का तुमको रेट लॉस आना चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉस, ठीक है। ज्यादा फोकस तुम लोग किस पे करोगे, फर्स्ट ऑर्डर पे करोगे।
ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पे तुम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करोगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर का तुम लोग हाफ टाइम और बाकी सारे का भी हाफ टाइम, मतलब ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा तुमको ध्यान फर्स्ट ऑर्डर पे देना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तुमको फर्स्ट ऑर्डर पे ध्यान देना है। और तुम्हारा आता है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी का थ्योरी सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब कोलिजन थ्योरी यूज होता है, कब क्या क्या उसका assumptions है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्हीनियस इक्वेशन, जो कि बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, जो तुम्हारे रेट कांस्टेंट को बताता है, ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये तुमको अच्छे से आना चाहिए, एटलीस्ट तुमको इतना पता होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस इसके देखते हैं। तुम्हारा क्या हो रहा है कि एक मिनट, तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स है, वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ओके। अब द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, देन व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, से रेट कांस्टेंट के पूछा है, ठीक है। अब मेरे को अगर दिया हुआ है कि ये रिएक्शन तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का मेरे पास इंटीग्रेटेड लॉ क्या बोलता है कि जो लॉन होता है ए का, कितना किसके बराबर होता है, लॉन ए नॉट, ठीक है, माइनस के टी, ठीक है। के पता है हम लोग को, टी पता है, मेरे को के निकालना है। अब एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे टाइम तुम्हारा मिनट्स में दिया हुआ है, तो रेट कांस्टेंट तुम्हारा आएगा वो पर मिनट आएगा, ठीक है। तो ये यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स में कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो अच्छा नहीं रहता है। तो लॉन तुम्हारा ए कितना है, मतलब लॉन तुम्हारा ए मतलब लॉन तुम्हारा टाइम टी पे है, ये कितना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा लॉन तुम्हारा 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू लॉन ए नॉट का कितना वैल्यू है 1 माइनस के टी, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के टी इज इक्वल टू लॉन 1 माइनस लॉन 0.5, ठीक है। ये 1 माइनस लॉन 5, यहाँ तक ठीक है, के टी को इधर 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 लिख दिया। अब इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, लॉन 1/0.5, फाइन। लॉन का लॉ होता है लॉन ए माइनस लॉन बी इज इक्वल टू लॉन ए बाई बी, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा लॉन, रुको, ये हो जाएगा तुम्हारा के टी इज इक्वल टू लॉन 0.5 का 10 ऊपर ले जाओगे तो 10/5 बचेगा, जो कि तुम्हारा लॉन 2 हो जाएगा। लॉन 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2.303 इंटू लॉग 2 का कितना वैल्यू होता है, 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय मैं कितना करूँगा, टाइम 10 मिनट्स। तो यहाँ से मेरा के का वैल्यू आ जाएगा। तो फाइनली जो तुम्हारा के का वैल्यू यहाँ से पूरा सॉल्व करके आएगा, तुम लोग पूरा इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो के का वैल्यू आ जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा 0.0693। और ये याद रखना पर मिनट होना चाहिए, तो यहाँ पे तुम ऑप्शंस नहीं दिए मैं, तो दैट्स फाइन। बट याद रखना अगर यूनिट्स हो तो पर मिनट में तुम्हारा आंसर आएगा, पर सेकंड में आएगा तुम उसको अकॉर्डिंगली अगेन कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक तुम्हारा आंसर ठीक है, फाइन, सिंपल सा है। ये वाला याद रखना, लाइक लॉन ए माइनस लॉन बी इज इक्वल टू लॉन ए बाई बी होता है, और उससे तुम याद रखना। और लॉन को तुम लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हो, 2.303 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अच्छा सवाल है, बोले सिंपल सा है, ठीक है। तो जो रेट होता है तुम्हारा, अभी हम लोग देखे थे, वो तुम्हारा किसके प्रोपोर्शन होता है, रिएक्टेंट के ये पावर एन पे, ठीक है। ये पहले जब स्लाइड हो जाता है तभी मैंने ये बताया था। तो मान लो इनिशियल रेट है तुम्हारा आर इनिशियल, और ये तुम्हारा प्रोपोर्शनल है किसके, और या प्रोपोर्शनल को हटा के मैं कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्या होगा वो अपना कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट होगा। तो के इंटू ए टू द पावर एन, ए मेरे मान लो मेरा रिएक्टेंट है। अब मेरे को बोल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब 4 टाइम्स आर आई इज इक्वल टू के टू ए की पावर एन। समझो मैंने क्या लिखा, उन्होंने कहा कि जब मैंने ए का कंसंट्रेशन डबल किया, 2a किया, जो मेरा रेट है वो 4 टाइम्स इनिशियल का हो गया। अब ये दोनों रिएक्शन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने 1 लिख दिया और इसको मैंने 2 लिख दिया। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना हो जाएगा, 4, 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन
कि ए की पावर एन बाई ए की पावर एन। ठीक है, ये दोनों तो अपना कट जाएगा। यहाँ से मेरा आएगा 4 = 2 टू द पावर एन या फिर n = 2। मतलब मेरा जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फाइन, सिंपल सा है, ये वाला चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। इन रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के हैज यूनिट मोल इनवर्स। इसको अच्छा से लिख लेता हूँ। के का यूनिट कितना दिया हुआ, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये तुम लोग को याद रखना होगा। ठीक है, ये इसको और कोई तरीका नहीं करने का, चाहो तो फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हो, पर मैं तुमको एक पैटर्न बता रहा हूं जो तुमको काम आएगा। जो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका यूनिट होता है मोल, ठीक है, लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर इनवर्स होता है। ठीक है, अगर तुमको फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है तो तुमको क्या करना होगा, इसको लीटर पर मोल से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम सेम चीज़ निकाल रहे हो, तुम उसको लीटर पर मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, मोल और मोल तो कट जाएगा, ये लीटर और ये लीटर भी कट जाएगा, बचेगा सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आता है 1/2। सिमिलरली अगर इसको सेकेंड ऑर्डर के लिए कर रहे हो तो अब ये कितना हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मेक सेंस। थर्ड ऑर्डर के लिए करोगे तो लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड -1। तुम लोग देख रहे हो लीटर पर मोल मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन से लिंक्ड है। तो याद रखना कि तुम जीरोथ ऑर्डर के लिए याद कर लो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड पर सेकेंड, लाइक मोल बाय एलएस, और हर बार उसको तुम लीटर पर मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास करस्पॉन्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर के लिए आते जाएगा। ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड। अगेन तुम्हारा ऑर्डर कितना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज लीनियर फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर लीनियर प्लॉट के बारे में बात हो रहा है, मतलब किस चीज का बात हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मेरे पास इक्वेशन क्या है। मेरा इक्वेशन क्या है, लॉन 80 इज इक्वल टू लॉन A0 -50। अब तुमको चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बने, और मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, अगर मैं इस एरिया को पूरा y मान लूँ, ठीक है, तो ये मेरा c हो जाएगा जो कि इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस का, माइनस k कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और t तुम्हारा x हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने इस रिएक्शन को जो मैं जानता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्रू होल्ड करता है, उसको मैंने एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट में मैंने बदल दिया। अब ये है किसके किसके बीच, x यहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग है, टाइम के करस्पॉन्डिंग, और y किसके करस्पॉन्डिंग है, 80, मतलब कंसंट्रेशन, कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उस पर। तो इसमें से आंसर क्या होगा, ए वर्सेस टाइम, 1/a वर्सेस टाइम, लॉन ए वर्सेस टाइम, या फिर रेट वर्सेस टाइम। तो ये लॉन 80 तुम्हारा क्योंकि y है और t तुम्हारा x है, तो इसका आंसर तुम्हारा c आ जाएगा, लॉन ए वर्सेस टाइम। फाइन, सही है। अब अगला देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमको इनफैक्ट फॉर्मूला भी दिया हुआ था। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 693 सेकेंड्स, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। तो तुमको फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आई मीन इससे ज़्यादा सिंपल क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो टी हाफ हमारा दिया हुआ है 0.6935 के। ठीक है, तुमसे के पूछा है, के कितना हो जाएगा, 0.6935 टी हाफ। टी हाफ कितना दिया, 693, ये कितना हो जाएगा, 693 इंटू 10⁻³ बाई 693। ये पूरा कट जाएगा और ये तुम्हारा आ जाएगा 10⁻³ सेकेंड्स। सेकेंड्स क्यों आया, देखो ऊपर में यहाँ पे सेकेंड्स लिखा हुआ है, मैंने बोला था यूनिट्स का तुमको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा के का वैल्यू सेकेंड्स में आया, अगर मिनट्स होता तो मिनट्स में आता। ठीक है, तो अब ये हम लोग का आखिरी टॉपिक था, और हम लोग ने सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए, जो मतलब सारे पीवाईक्यूज कवर अप कर लिए फिजिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। तुम लोग अगर कोई भी और डाउट है या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू इस सेशन अटेंड करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट तुम लोग को 25 मई के लिए। अच्छा से करना और अपना बेस्ट देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।